नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुटिल स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यात्रियों के नज़रिए से वो डिस्कस करेंगे, जो एचटेट पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब्दुल रज्जाक समरकंदी कहाँ का निवासी था? तो ये निवासी था हेरात का। क्वेश्चन नंबर 2, 15वीं शताब्दी में विजयनगर के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विवरण किसी विदेशी यात्री से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है अब्दुल रज्जाक से। क्वेश्चन नंबर 3, विदेशी यात्रियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? पहला आपका दिया गया इब्न बतूता, तो ये मोरक्को का निवासी था। अल बिरूनी, ये आपका ख्वारिज्म यानी उज्बेकिस्तान का निवासी था। फ्रांसवा बर्नियर, ये फ्रांस का था। यानी सभी सुमें लेते हैं तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, ख्वारिज्म खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ख्वारिज्म किसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था? तो ये था शिक्षा का। 6, अल बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो अल बिरूनी सीरियाई भाषा का भी जानकार था, फारसी का भी था, हिब्रू का भी था, लेकिन वो यूनानी भाषा नहीं जानता था। सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1017 ईस्वी में। अल बिरूनी के संदर्भ में सही कथन है। पहला आपका दिया गया वह सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत भाषा का जानकार था। दूसरा आपका दिया अल बिरूनी ने प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों को अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। और तीसरा दिया अल बिरूनी यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। तो ये सारे कथन आपके सही हैं, तो उपरोक्त सभी वो आंसर होगा। 9, मृत्यु के समय अल बिरूनी की आयु कितनी थी? तो अल बिरूनी की आयु थी 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, अल बिरूनी का अंतिम समय कहाँ बीता? तो इसका अंतिम समय बीता था गजनी में। अल बिरूनी के संदर्भ में सही कथन है। वह बंधक के रूप में गजनी आया था। सेकंड दिया है गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। थर्ड दिया है अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों से संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। तो सारे कथन सही हैं, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अल बिरूनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उसने पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ का अरबी अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। ये सारे कथन सही है, इन उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा गणितज्ञ यूनान से संबंधित था? तो ये था यूक्लिड। हिंदू किस भाषा का शब्द है? तो हिंदू फारसी भाषा का शब्द है। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद की रचना की थी अल बिरूनी ने। किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की गई? तो ये की गई थी अरबी भाषा में। 17, किताबुल हिंद कितने अध्याय में विभाजित है? तो ये इसमें अध्याय हैं 80। 18, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका दिया है 6वीं 5वीं शताब्दी में प्रयुक्त फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए होता था। सेकंड दिया गया अरबी लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। थर्ड दिया गया है तुर्की वासियों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया था। तो ये सारे कथन सही है, यानी उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। 19, सामान्यतः अल बिरूनी द्वारा किताबुल हिंद के प्रत्येक अध्याय में प्रयुक्त विशिष्ट शैली के संदर्भ में सही कथन है। पहला दिया इसके आरंभ में एक प्रश्न होता था। दूसरा दिया गया प्रश्न के बाद संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन होता था। और थर्ड है अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना की जाती थी। तो ये सारे कथन सही है, उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। 20, सोलोन कहाँ का राजनेता एवं कवि था? तो सोलोन था एथेंस का। 21, अल बिरूनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
अल बिरूनी ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में अल बिरूनी का दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। ये सारे कथन सही है, यानी उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। 22 अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? तो इसने किया था अरबी भाषा का। 23 निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री एक विश्व यात्री के रूप में पहचाना जाता है? तो पहचाना जाता है इब्न बतूता। 24 रिहला या रेहला नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था? तो ये लिखा था इब्न बतूता ने। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था तेंजियर, मोरक्को में। 26 कौन सा ग्रंथ 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है? तो ये देता है रेहला। विश्व यात्रा पर निकलने के समय इब्न बतूता की आयु कितनी थी? तो इसकी आयु थी 22 वर्ष। अपनी विश्व यात्रा को समाप्त कर इब्न बतूता मोरक्को कब पहुंचा? तो ये मोरक्को पहुंचा था 1354 ईस्वी में। इब्न बतूता के संदर्भ में सही कथन है। तेंजियर के सबसे सम्मानित शिक्षित परिवार में इब्न बतूता का जन्म हुआ था। इसका परिवार इस्लामी कानून यानी शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की थी। तो सारे कथन सही है, यानी उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन सा विदेशी यात्री पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था? तो ये मानता था इब्न बतूता। इब्न बतूता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। 1332-33 में उसने भारत के लिए प्रस्थान किया। वह मक्का की तीर्थ यात्राएं, सीरिया, इराक, फारस, यमन तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। तो सारे कथन आपके सही है। इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था इब्न जुजाई को। इब्न बतूता को मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1342 ईस्वी में। इब्न बतूता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह 1333 ईस्वी में मध्य एशिया के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक की कला साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर उसने दिल्ली आने का निश्चय किया। इब्न बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो सारे कथन आपके सही है। दिल्ली के अलावा इब्न बतूता ने किस स्थान पर काजी पद पर कार्य किया था? तो ये कार्य किया था मालदीव में। चीन के विषय में इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत की तुलना किसके यात्रा वृत्तांत से की जाती है? तो ये की जाती है मार्को पोलो की यात्रा से। विदेशी यात्री मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो ये था वेनिस, इटली का निवासी। कौन सा विदेशी यात्री भारत आकर कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया था? तो ये महमूद वली बल्खी सन्यासी बन गया था। कौन सा विदेशी यात्री भारत से निराश हुआ और इससे घृणा करने लगा था? शेख अली हाजिन। कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में चीन में मंगोल शासक के पास गया था? तो ये गया था इब्न बतूता। इब्न बतूता चीन के किस बंदरगाह नगर गया था? तो ये गया था जायतून या क्वांचू। किस सुल्तान ने इब्न बतूता द्वारा विश्वास खो देने के कारण उसे कैद कर लिया था? तो ये कैद कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस विदेशी यात्री का प्रारंभिक नाम अबू रेहान था? तो ये था अल बिरूनी का। 45 इब्न बतूता ने निम्न में से किस स्थान की यात्रा नहीं की थी? सुमात्रा की यात्रा की थी, बंगाल और असम की भी की थी, मालाबार तट भी गया था, लेकिन इंग्लैंड नहीं गया था।
46 इब्न बतूता के अनुसार विभिन्न शहरों से दिल्ली की यात्रा में लगने वाले समय के संदर्भ में सही कथन है। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा 40 दिन में, सिंध से दिल्ली की यात्रा 50 दिन में, दौलताबाद से दिल्ली की यात्रा 40 दिन में, ग्वालियर से दिल्ली की यात्रा 10 दिन में। तो ये सारे के सारे कथन वो सही है। ट्यूनिस शहर में इब्न बतूता के रोने का प्रमुख कारण क्या था? एकाकीपन। इब्न बतूता की यात्रा के दौरान हुए डाकुओं के हमले के संदर्भ में सही कथन है। इब्न बतूता ने कई बार डाकू समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। इब्न बतूता अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ था। तो ये सारे कथन सही हैं। निम्न में से किसने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया था? तो ये किया था जेसुइट रॉबर्टो नोबेली ने। इस यूरोपीय लेखक ने दक्षिणी भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा है? तो ये लिखा है दुआर्ते बारबोसा ने। क्वेश्चन नंबर 51 जॉन बैप्टिस्ट ट्रवेनियर किस देश का निवासी था? तो ये था फ्रांस का। किस फ्रेंच यात्री ने भारत की 6 बार यात्रा की थी? तो ये की थी ट्रवेनियर ने। किस विदेशी यात्री ने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की है? तो ये की थी ट्रवेनियर ने। 54 निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री पैसे से जोहरी था? तो ये था ट्रवेनियर। 55 विदेशी यात्री मनुची किस देश का निवासी था? तो मनुची था इटली का। बर्नियर के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला दिया यह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। यह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। यह भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। तो ये सारे कथन आपके सही है। 57 बर्नियर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बर्नियर के कई कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जब बर्नियर के कार्य प्रकाशित हुए तो इसके वृत्तांत अधिक प्रसिद्ध हुए। तो सभी कथन आपके सही है। 58 विदेशी यात्री मनुकी या मनुची किस पेशे से संबंधित था? तो ये चिकित्सक था। 59 बर्नियर किस देश का निवासी था? तो बर्नियर फ्रांस का। 60 किसने कहा इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती? तो ये कहा था फ्रांसवा बर्नियर ने। 61 बर्नियर के कार्य फ्रांस में कब प्रकाशित हुए? तो ये हुए थे 1670-71 में। 62 कौन सा युगम सही सुमेलित है? साइस घोड़े की देखभाल करने वाला नौकर होता था। खानसामा रसोइया। सौंफ एक प्रकार का शाक या पौधा होता था। तो सभी सुमेलित है। 63 1750 के बाद यूरोप की यात्रा करने वाले भारतीय जिन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा था तो ये थे शेख इतिसमुद्दीन और मिर्ज़ा अबू तालिब, यानी अ व ब दोनों आपका आंसर होगा। 64 1670 से 1725 के बीच बर्नियर का यात्रा वृत्तांत फ्रांसीसी में कितनी बार पुनर्मुद्रित हुआ था? तो ये पुनर्मुद्रित हुआ था 8 बार। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर ये किसकी रचना है? तो ये रचना है बर्नियर की। 66 बर्नियर ने अपनी कृति किसे समर्पित की थी? तो ये की थी लुई 14वें को। अल-बिरूनी ने किसे विशाल पहुंच वाली भाषा बताया था? तो ये बताया था संस्कृत को। अल-बिरूनी ने अपने निर्धारित उद्देश्यों में किन 3 अवरोधों का उल्लेख किया है? तो इसने उल्लेख किया था भाषा का, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता और अभियान। इन तीनों का इसने वर्णन किया है। 69 अल-बिरूनी ने अपने निर्धारित उद्देश्यों में प्रथम अवरोध किसे बताया? तो प्रथम अवरोध बताया भाषा को। 70 संस्कृत के संदर्भ में अल-बिरूनी का कौन सा कथन सही है? अरबी की तरह शब्दों तथा विभक्तियों में इस भाषा की पहुंच विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द
मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं। एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है जिन्हें समझने हेतु विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। तो सभी कथन सही है। 71 अल-बिरूनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। इसने भारतीय समाज को समझने हेतु अक्सर वेद, पुराण, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। अल-बिरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने तथा व्याख्या करने का प्रयास किया। तो सभी कथन आपके सही है। 72 अल-बिरूनी कृत किताबुल हिंद में उल्लेखित कीमिया शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसे तात्पर्य सस्ती धातुओं से स्वर्ण श्री की बहुमूल्य धातु बनाने की कला। 73 अल-बिरूनी के अनुसार प्राचीन फारस के 4 वर्गों के संदर्भ में सही युगम है। पहला आपका दिया घुड़सवार और शासक वर्ग, सेकंड में था भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित, थर्ड में था चिकित्सक, खगोल शास्त्री, अन्य वैज्ञानिक, और चौथे में था कृषक तथा शिल्पकार। तो ये आपके चारों के चारों वर्ग इसमें शामिल थे। 74 किसके अनुसार हर वह वस्तु जो अपवित्र है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है और सफल होती है? सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। तो ये कथन था अल-बिरूनी का। 75 किस विदेशी यात्री ने नारियल और पान को विचित्र तथा आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में उल्लेखित किया है? तो ये किया था इब्न बतूता ने। 76 इब्न बतूता ने किस शहर को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताया? तो ये बताया था दिल्ली को। 77 किसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी? ये कहना था अल-बिरूनी का। 78 किसने जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया? तो ये अल-बिरूनी ने। 79 अल-बिरूनी वर्णित जाति व्यवस्था के विवरण के संदर्भ में सही कथन है। वह प्राचीन फ्रांस में 4 सामाजिक वर्गों का उल्लेख कर यह दिखाना चाहता था कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। सेकंड है इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था। थर्ड है इस्लामी लोगों में भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। तो इस सभी कथन आपके सही हैं। 80 अल-बिरूनी वर्णित व्यवस्था हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित में वर्णोत्पत्ति के संदर्भ में सही युगम है। ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के सिर से, क्षत्रिय है वो ब्रह्मा के कंधों या हाथों से, वैश्य वो ब्रह्मा के जंघाओं से, और शूद्र वो ब्रह्मा के चरणों में। ये सारे कथन आपके सही सुमेलित हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।